देखो बच्चों कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ आप हैं अलवर की आवाज 90.8 FM पर, और आज गणित को आसान करने के लिए हम आपको लेके चलेंगे एवरेस्ट एकेडमी सूर्यनगर, जहां पर IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह आपको बताएंगे 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के बारे में कि 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सोल्व किया जाता है, यानी कि कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए चलते हैं सीधे एवरेस्ट एकेडमी सूर्यनगर। आज हम लोग एक मैथमेटिक्स के स्पेशल टॉपिक, एक अच्छे जो पद है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द्विपद समीकरण, यानी कि 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन से संबंधित है ये। इसमें आपके 2 वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल x होगा, दूसरा वेरिएबल y होगा, और कुछ कांस्टेंट्स होंगे जिनके साथ ये जुड़ा हुआ होगा। शुरू करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैं धीरेन्द्र सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन IIT अलवर, राजस्थान। अब एक एक करके आप थोड़ा संक्षिप्त अपना इंट्रोडक्शन परिचय दीजिए, उसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज ज्योति, I read in Everest Academy Secondary School. I live in Suryanagar. My name is Anshu. I read in Everest Academy Secondary School. I live in Suryanagar. My name is Anjali Chauhan. I read in Everest Academy Secondary School. I live in Suryanagar. My name is Abhishek. I live in Everest Academy Secondary School. I live in Surnagar. My name is Nikita Paliwal. I Everest Academy School. I living in Suryanagar. मेरा नाम सागर है और मैं एवरेस्ट एकेडमी स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं सूर्यनगर में रहता हूँ। मेरा नाम दीपक है, मैं एवरेस्ट एकेडमी स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं सूर्यनगर में रहता हूँ। मेरा नाम राजन सैनी है, मैं एवरेस्ट एकेडमी में पढ़ता हूँ और कुदनपुर रोड अलवर रहता हूँ। I am Rahul Saini. I read in Everest Academy Secondary School. I lived in Rajbatta. My name is Arsani. I live in अलवर। मेरा नाम उमेश गुजर है, मैं एवरेस्ट सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ और सूर्यनगर अलवर से। डियर स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं कि द्विपद जिसमें 2 पद हों, यानी कि 2 वेरिएबल हों x और y, उनसे रिलेटेड हमारी इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमने 2 इक्वेशन लिखी हैं बोर्ड पर, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। ये पहला युगपद है, और दूसरा युगपद है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। हम लोग आइडेंटिफाई करना है कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी कि आपकी x की और y की कितने टाइप से कोऑर्डिनेट वैल्यू हो सकती है, यानी कि 1 है, 1 से ज्यादा है, और कितने ज्यादा है। ठीक है, ये हम लोग चेक करेंगे। हम लोगों को पहले आइडेंटिफाई करते हैं इस इक्वेशन से, क्योंकि हम लोग इस इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मानते हैं, और इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को यूज करते हुए हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं दूसरी इक्वेशंस का, जो कि हमारे जो है नंबर्स में दी गई होंगी, जिनके कोएफिशिएंट जो है ABC ना हो करके। जैसे यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, x का कोएफिशिएंट कितना है, देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है, ये A1 x का कोएफिशिएंट यहाँ A1 है, और इसी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट B1 क्या है, बोलिए B1, बोलिए, आप बोलिए B1 है यहाँ। और दूसरे युगपद में देखिए, दूसरे इक्वेशन में हमारा इक्वेशन देखिए A2x और प्लस B2y प्लस C2। आप बताइए इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है दूसरे युगपद में, A2। आप बताइए y का, B2। वेरी गुड। तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि इस इक्वेशंस के, जो इस टाइप की इक्वेशन होंगी, जो लीनियर इक्वेशन होगी, जिनमें x की y की जो है a की घात हो, a की डिग्री हो, a की पावर हो, और दूसरा भी ऐसा सिस्टम हो जिसमें आपका x y की जो है a की सिस्टम हो, a की पावर हो, a की डिग्री हो, और ऐसे सिस्टम के कितने हल हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है या एक रूल है जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि भाई इतने सोल्यूशन होंगे। फर्स्ट रूल है मेरा
इफ यदि आपका a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, यानी कि a1 बटा a2 नहीं बराबर नहीं है किसके बराबर नहीं है? B1 अपॉन B2 के। B1 अपॉन B2 के। यदि ये a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल्स टू बराबर नहीं है किसके? B1 बटा B2 के, तो जो हमारा सिस्टम है, जो इक्वेशन है, जो हमारा द्विपद समीकरण है, जो दो इक्वेशन का सम एक कलेक्शन है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे। इसका कितने सॉल्यूशन होंगे? एक, केवल एक अद्वितीय हल होगा। इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा। एक हल को बोलते हैं अद्वितीय हल, जिसके बराबर जिसका दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं हो, ऐसा सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग चेक करेंगे a1 बाई a2 डज नॉट बराबर b1 बाई b2, तो हमें मिलेगा, यदि ऐसी कंडीशन है तो हमें मिलेगा उस समीकरण के हमारे पास कितने हल होंगे? एक ही हल होंगे। तो इसका पहला एग्जांपल लेते हैं। देखिए आपके पास इक्वेशन है, मान लीजिए 2x प्लस 5y इजिकल्स टू 9, और दूसरा युगपद है आपका 6x प्लस 15y इजिकल्स टू 27। देखिए पहला युगपद क्या है, बताइए, आप बताइए पहला युगपद क्या है? 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 9। हाँ, आप सेकंड इक्वेशन बताइए। 6x प्लस 15y इज इक्वल टू 27। हाँ, ये दो युगपद है हमारे पास में। पहले युगपद की बताइए, पहले इक्वेशन की घात कितनी है, पावर कितनी है? पहले इक्वेशन की घात 2 कैसे बताइए? 2 कैसे घात है बताइए? क्योंकि x की पावर 2 है। x की पावर 2 कहाँ है? x की पावर तो एक ही है। x का गुणांक 2 है, x की पावर तो एक ही है। पावर कहते हैं जो डिग्री आती है, जो ऊपर लिखा जाता है, जैसे x स्क्वायर, x क्यूब वगैरह, ऐसा तो नहीं पावर। लेकिन यहाँ तो पावर कितनी है? पावर तो एक ही है, x की पावर 1 है, तो इसकी घात तो एक ही है। दूसरे इक्वेशन में आप बताइए, पहले इक्वेशन में कितनी डिग्री की इक्वेशन है हमारी? एक की। वेरी गुड। हमारी जो है पहली इक्वेशन एक की है, दूसरी भी एक की है। हमने पहले कहा कि हमारी इक्वेशन लीनियर है। लीनियर मतलब जिनकी डिग्री ही टोटल एक हो, सबकी डिग्री एक हो। अब हम लोग चेक करते हैं कि इस सिस्टम के, यानी कि इस दोनों युगपद से जो हमारे युगपद बना, द्विपद युगपद है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? द्वियुगपद के कितने सॉल्यूशन होंगे इस सिस्टम के? जो सिस्टम ये दिया हुआ है 2x प्लस 5y इजिकल्स टू 9, 6x प्लस 15y इजिकल्स टू 27, इसके कैसे हल होंगे, कितने हल होंगे? हम लोग चेक करते हैं, पहली कंडीशन लगा के देखते हैं। तो देखिए हमारी कंडीशन क्या हुई? a1, यहाँ a1 का वैल्यू कितना है बताइए? a1 का वैल्यू पहले समीकरण में a1 का वैल्यू बताइए। a1 2, a1 का वैल्यू यहाँ पर है 2, और b1 का वैल्यू है यहाँ पर 5, और a2 का वैल्यू है दूसरी समीकरण में 6, और b2 का वैल्यू है दूसरे समीकरण में 15। ठीक है, अब आप बताइए a1 बाई a2 कितना आएगा? B1 अपॉन B2। b1 बाई b2 इक्वल है क्या? बराबर है। अब चेक कर लेते हैं हम लोग। तो a1 बाई a2 बराबर हो जाएगा 2/6, 2/6, यानी कि इसको आ गया 1/3। दूसरा हमारा है b1 बाई b2 कितना हो जाएगा आपका? 5/15, यानी कि 1/3, 1/3, ये 1/3 हो गया। ठीक है, अब इसमें कितना सोल्यूशन होंगे? इस सिचुएशन को क्या करता है? पास नहीं करता है। ठीक है ना, पहले क्या हमारी सिचुएशन को पास करता है? नहीं करता है, यानी कि इसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं दूसरा उदाहरण। तो दूसरा इक्वेशन हमने ले लिया 2x प्लस 3y इजिकल्स टू 5, और x माइनस 2y बराबर 7। दूसरा उदाहरण ले लिया हमने। यहां पर देखिए a1 का वैल्यू, a1 इजिकल्स टू 2, b1 इजिकल्स टू 3, और a2 इजिकल्स टू 1, a2 इजिकल्स टू 2। ठीक है, आप बताइए a1 बाई a2 क्या आएगा नए समीकरण के लिए? जो समीकरण युगपद लिया है, दूसरा वाला लिया हमने, क्योंकि पहला उसकी कंडीशन को पास नहीं करता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसके लिए कौन सा रूल लगेगा। लेकिन जो अभी हम रूल देख रहे हैं कि एक यूनिक हल के लिए, एक हल के लिए, उसके लिए देख क्या बताइए पास करता है? बताइए a1 बाई a2 कितना होगा? 2/1। आप बताइए b1 बाई b2 कितना होगा? 3/2। यानी कि आपका हम समीकरण से, इस सिस्टम से जो हमने लिया है, इससे आपका a1 बाई a2 आया आपका 2/1, और b1 बाई b2 आया आपका 3/2। तो इससे रिजल्ट मिला आपका कि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 से। इससे हमें क्या मिला कि इसके कितने हल होंगे? कितने हल होंगे? बताइए कितने हल होंगे इससे? एक ही हल होगा।
इसका केवल एक ही हल होगा। ठीक है, हम हल कैसे निकाल लेंगे इनका बताएंगे आप? A1 बटे A2 हाँ। और B1 बटे B2। ये तो हम लोग चेक करते हैं, ये हल नहीं निकालते हम। हल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? या तो x के कोफिशिएंट बराबर करने पड़ेंगे या y के कोफिशिएंट बराबर करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो इसको फर्दर बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसके और दूसरे केस हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपने सीखा इस चीज के लिए कि हम कैसे चेक करते हैं एक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन लगाते हैं। यस सर। कौन सी कंडीशन लगाते हैं बताइए? A1 बटे में A2 हाँ, डज नॉट इक्वल्स टू B1 बटे में B2। B1 बटे B2। हाँ शाबाश, आपको ये कंडीशन पास होगी। तो इस अपने युगपथ के लिए दूसरे वाले युगपथ के लिए हमारी कंडीशन पास हो गई कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। यानी कि इसके कितने हल होंगे? कितने हल होंगे बताइए आप? एक हल होगा। एक हल को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिक सॉल्यूशन। एक हल को क्या बोलते हैं हम लोग बताइए? आप बताइए एक हल को क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि अद्वितीय हल, है ना, हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग दूसरे केस के बारे में डिस्कस करते हैं। अनगिनत सॉल्यूशन, अनगिनत हल, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इसी सिस्टम के, इसी युगपथ के, जो हमारा युगपथ कैसा है? A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इसके अद्वितीय हल होंगे कब? जब ये कंडीशन पास करेगा A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। इट मीन्स इट मस्ट बी पास द कंडीशन दैट A1 बाई A2 जस्ट इक्वल टू द B1 बाई B2 जस्ट इक्वल टू द C1 बाई C2। यानी कि 3 रेशो आर ऑल इक्वल, 3 रेशो इक्वल हो तो हमारा ये कंडीशन पास करेगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा सी का एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जो हमारा पहले हमने जो आपका एग्जांपल दिया था 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और 6x प्लस 15y इज इक्वल टू 27। आप बताइए इस युगपद में जो हमारा दूसरे नंबर का युगपद है, दिस इज वी आर कॉल्ड दिस 2, सेकंड टाइम का डिस्कस है, इसमें x का कोफिशिएंट कितना है पहले युगपद में? पहले युगपद में 2 है। 2 और y का? y का 5 है। 5 और दूसरे में? दूसरे में x का 6 है और y का 15 है। y का 15 है। अच्छा, इनमें A1 का वैल्यू कितना है? इसमें A1 का वैल्यू 2 है। 2 और B1 का वैल्यू 5। A2 का वैल्यू 6। B2 का वैल्यू 15। हम रेशो लेते हैं। रेशो किसका लेंगे बताइए? कौन सा रेशो लगाएंगे हम? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अनगिनत हल के लिए? A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ठीक है, आप बताइए A1 बाई A2 क्या आएगा? A1 बाई A2 2 अपॉन बाई 2 बाई 6। 2 बाई 6 यानी कि शॉर्ट में क्या आ जाएगा? 1 बाई 3। हाँ, दूसरा आप बताइए B1 बाई B2 क्या आएगा? 5 अपॉन 15 इक्वल टू 1 अपॉन 3। 1 अपॉन 3 यानी कि ये भी इक्वल है। अब C1 बाई C2 बताइए? 9 बाय B2 9 बाई 29। 27। 9 बाई 27 कितना होता है बताइए? आप बताइए 9 बाई 27 1 अपॉन 3। 1 अपॉन 3, तो ये भी 1 अपॉन 3। तो तीनों रेशो हमारे सेम है, यानी कि 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3। A1 बाई A2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, B1 बाई B2 बराबर 1 अपॉन 3, C1 बाई C3 बराबर 1 अपॉन 3। इससे रिफ्लेक्ट होता है, इससे पता लगता है हमें कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, यानी कि x की भी बहुत सारी होंगी और y की बहुत सारी वैल्यूज ऐसे युग्म होंगे, ऐसे कोऑर्डिनेट होंगे जो हमारे इन दोनों युगपथ को फुल्ली सेटिस्फाई करे। x की बहुत सारी वैल्यू कैसे? जैसे मान लीजिए, देखिए इसमें हमें यहाँ करना है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमने रख दिया x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 रखने से कितना होगा? 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। और यहाँ भी रखिए, देखिए 2 6 2 जा 12 प्लस 15 27 हो गया भाई। 12 प्लस 15 27। तो एक सोल्यूशन तो ये होगा सीधे सीधे हमारा। अब हम दूसरे सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे क्या रखें इसका वैल्यू जो हमारा x और y का, जिससे कि ज्यादा वैल्यू, तो हम उसको फर्दर दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ एक तो यही दे दिया, इसके अलावा भी x की कुछ और वैल्यू हो सकती है, y की कुछ और वैल्यू हो सकती है, जिससे हमें मिल जाएगा इसका और भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, उनको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम थर्ड केस के बारे में आते हैं। थर्ड केस है जिसमें क्या है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। पहला था केस हमारा अद्वितीय सॉल्यूशन मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा केस हमारा हमें क्या है, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे।
सो मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। लेकिन थर्ड केस है कि आपको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी कि हम उस सिस्टम को कभी भी सोल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसा भी सिस्टम है, यही दो पद युगपद समीकरण। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड केस, इसमें बताया है कि यदि आपका A1 बाई A2 बराबर हो B1 बाई B2 के, लेकिन C1 बाई C2 के बराबर ना हो। ठीक है, क्या केस है आपका, आप बताइए क्या केस है ये। A1 अपॉन A2 बराबर B अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। हाँ, वेरी गुड, आप बताइए। A1 upon A2, B1 upon B2 हाँ, does not is equal to हाँ, C1 upon C2. ठीक है, राइट। हाँ, आप बताइए। A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2. इक्वल्स टू या डज नॉट इक्वल्स टू? Does not equals to डज नॉट इक्वल्स टू C1 equal to C2. ठीक है। हाँ, ये बता रहा है, ये थर्ड पॉइंट जो बता रहा है, एक बार आप बताइए। A1 by A2 equals to B1 upon B2 does not equals to C1 upon C2. वेरी गुड। तो अब हम लोग इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं कि भाई इसमें देखिए इसके कितने हल होंगे, कैसे इसको चेक करेंगे। तो हमने इसका एक जो है एक युगपद, नया युगपद ले लेते हैं। नए युगपद को हम चेक करते हैं कि क्या इसके ऐसा भी कोई युगपद है जिसके एक भी हल ना हो और इन्हीं के जैसा है। यानी किस जैसा है, किसके जैसा है, इन्हीं के जैसा। इन्हीं का मतलब किस फॉर्मेट का है वो, A1x प्लस B1y प्लस C1y, C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इन्हीं के जैसा है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इन्हीं के जैसा होगा, लेकिन एक भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा। हम उसको देखते हैं। देखिए, ये है आपका 6x प्लस 9y इजिकल्स टू माइनस 3y इजिकल्स टू 10 एंड दूसरा युगपद है 2x माइनस y इजिकल्स टू 8। अब हम लोग चेक करते हैं इसके लिए। यहाँ बताइए आपका A1 कितना है, A1 कितना है 6, B1 माइनस 3, C1 10, A2 2, B2 माइनस 1 और C2 8। हाँ, आप बताइए मैम कि आपका B2 कितना है, -1. -1। ठीक है, आप बताइए आपका B1 कितना है, -3. -3। A2 कितना है, -1. ठीक है। अब हम लोग कंडीशन लगाते हैं अपना, देखते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो हम लोग को क्या करना है, A1 बाई A2 कितना आया आपका 6 बाई 2 यानी कि 3 और B1 बाई B2 यानी कि आपका -3 बाई -1 इजिकल्स टू 3। ठीक है, अब बताइए A1 बाई A2 कितना आया, A1 बाई A2 आया 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3। आप B1 बाई B2 -3 बटे -1 बराबर 3 यानी कि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 3 आएगा। बराबर है, यहाँ सर दोनों बराबर है। अब C1 बाई C2 को चेक कर लेते हैं जरा, क्या ये भी बराबर है, C1 बाई C2 यानी कि 10 अपॉन 8, C1 बाई C2 10 बाई 8। क्या 10 बाई 8 आपका 3 के बराबर हो जाएगा, नहीं सर, नहीं होगा। यानी कि इस समय में मिला कि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2। तो इस समीकरण के कितने हल होंगे, कितने हल होंगे बताइए इस समीकरण के, नहीं होगा इसका, कितना, एक भी हल नहीं होगा इसका। जबकि उसका जो फॉर्मेट है वो तो उसी जैसा ही है, जैसा पहला इक्वेशन था वैसा ही है, लेकिन इसका कितने हल है, इसका कोई भी हल नहीं होगा कोई भी सर। हल नहीं है इसके। ठीक है, आप बताइए कितने हल है इसके, कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है इसका, एक भी हल नहीं है इसका। ठीक है, Myself Savita Kanwat. I am from Everest School Academy, सूर्यनगर। आज हमने दो युगपद समीकरण के बारे में पढ़ा, बच्चों को पढ़ाया गया यहाँ पे, सर ने पढ़ाया। जो इसमें समीकरण के बारे में बताया कि दो युग्म समीकरण है, उनको किस तरह कर सकते हैं सिंपल वे में, कि दो एकल समीकरण है, दो समीकरण है, उनके बारे में, और उनके कितने हम समीकरण बना सकते हैं। बच्चों ने अच्छे से ही समझा है, तो आज ये जानने के लिए हम बच्चों से पूछ लेते हैं कि कितना इनको समझ में आया है। हमें बहुत सारा समझ में आया।
और अगर इस प्रोग्राम को आप रेडियो पे अगर सुनते हैं, एफएम पे सुनते हैं तो समझ में आएगा? यस। और एक और बात बताओ कि गणित में डर कहाँ लगता है, किस सब्जेक्ट में आपको डर लगता है? मैथ्स में। मैथ्स तो बहुत बड़ा है। मैथ्स में टॉपिक, कौन सा टॉपिक सबसे मुश्किल लगता है? सर कौन वाला? हैं? कौन वाला? कौन वाले? क्यों डर लगता है? तो समझने में नहीं आते। समझ में नहीं आता है। ठीक है, आप बताओ कि आपको गणित में सबसे मुश्किल टॉपिक क्या लगता है? एंगल वाले चैप्टर। एंगल वाले चैप्टर लगते हैं। क्यों मुश्किल लगते हैं? क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। अच्छा, डिफिकल्ट होते हैं। और अगर ये प्रोग्राम आपको रेडियो पे सुनाया जाए, एफएम पे, तो क्या आप सुनना पसंद करोगे? यस सर। और कितना लगता है कि गणित मतलब उससे आसान हो जाएगा? बहुत लगता है कि उससे गणित आसान हो जाएगी। अच्छा, आसान हो जाएगी। आप बताओ कि आपको गणित में सबसे मुश्किल क्या लगता है, कौन सा टॉपिक लगता है? एंगल। एंगल लगते हैं आपको भी। तो क्या आपने कोशिश करी उसको समझने की, क्यों मुश्किल लगते हैं? डिफिकल्ट। अपने टीचर से पूछते हो आप अपने? यस सर। फिर भी मुश्किल लगते हैं? यस। अच्छा, तो उसको क्या करते हो कि वो आसान हो, मतलब सीखने के लिए? कोशिश करते हैं सीखने की। अच्छा, कोशिश करते हैं। हर सैनी हमारे साथ, हर सैनी ये बताएंगे कि गणित से बच्चे क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको ये सब्जेक्ट हार्ड लगता है। हार्ड लगता है? तो क्यों हार्ड लगता है? क्योंकि वो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो फिर तो आसान लगना चाहिए। समझ में नहीं आता है उनको। अच्छा, और तुम बताओ कि तुम्हें गणित कितना आसान लगता है? आसान नहीं लगता है? नहीं लगता, तुम्हें भी मुश्किल लगता है? अच्छा, क्यों डर लगता है तुम्हें? समझ में नहीं आता। अच्छा, आपका क्या नाम है? उमेश गुजर। उमेश गुजर है हमारे पास। उमेश गुजर बताएंगे कि गणित में क्यों डर लगता है बच्चों को? क्योंकि इनको सोल्व नहीं होता उनसे सवालों को। सोल्व नहीं होता। तुम कर लेते हो? हाँ कर लेते हैं सारे सवाल। अच्छा, एग्जाम में अगर ये इक्वेशन वाले अगर सवाल आएंगे कर लोगे? कर लेंगे। अच्छा, और ये बताओ कि रेडियो पे अगर आपको सुनाया जाए, यही अगर समझाया जाए रेडियो पे, तो समझ में आएगा? आ जाएगा। आ जाएगा। और तुम बताओ कि गणित में तुम्हें डर कहाँ लगता है? एंगल्स वाले चैप्टर्स में समझ में नहीं आता है। और कौन कौन से सब्जेक्ट मुश्किल लगते हैं एंगल के अलावा? एंगल के अलावा दो पद, समीकरण जो है। यस सर। अच्छा, तो समीकरण के बारे में तो संदीप ने बताया आपको। इसमें हार्ड वाले समझ में नहीं आते, सिंपल स्वाद आता है। हार्ड वाले समझ में आते, सिंपल वाले तो कर लेते हो। अगर इसको आपको रेडियो पे अगर हम आसान तरीके से समझाया जाए तो क्या लगता है आपको समझ में आएगा? आएगा, लेकिन जो प्रैक्टिकली समझ में आता है उससे अच्छा समझ में आएगा ही नहीं। मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के बिना तो मैथ्स आ ही नहीं सकता। मैथ्स तो मांगते ही प्रैक्टिस है। यस सर। अच्छा, आप बताओगे आपने गणित में अभी क्या सीखा आज? हमने आज गणित में दो युग्मक पद समीकरण सीखे, जिनमें समीकरण का अनेक हल बताए जाते हैं, एक हल बताए जाते हैं और उनका मतलब कोई हल नहीं निकल सकता, उनके बारे में सीखा है आज। अच्छा, तो कितना समझ में आया? हमको बहुत समझ आया है इसमें। अच्छा, ये भी बताओ कि गणित में सबसे मुश्किल टॉपिक क्या लगता है? कौन सा सब्जेक्ट जब गणित आप पढ़ते हो तो क्या लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता? त्रिकोणमिति जो चैप्टर है उसमें डिफिकल्ट लगता है। अच्छा, वो डिफिकल्ट लगता है, तो उसको आसान करने के लिए कुछ किया आपने? हाँ, प्रैक्टिस करते हैं उसको आसान करने के लिए। अच्छा, अपने टीचर से पूछते हो? हाँ सर। अच्छा, और अगर वो रेडियो पे आपको समझाया जाए त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, आपने शायद सुना भी होगा हमारे अलवर की आवाज में, तो कुछ समझ में आया था? हाँ सर, समझ में आता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल करके देखते हैं उससे वो अच्छा समझ में आता है उससे। प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा ना, खाली सुनने से नहीं आएगा। वो तो एग्जाम्पल, जब तक आपको फार्मूलेज याद नहीं होंगे जब तक आप नहीं कर पाओगे। हाँ, यस सर। और आप बताओ कि आपको क्या मुश्किल लगता है गणित में? बहुपद। बहुपद मुश्किल लगते हैं। और एक और चीज ये बताओ कि गणित से बच्चों को डर क्यों लगता है, वो भूत क्यों लगता है उन्हें? मैथ हार्ड होती है इसलिए। अच्छा, क्या वो भूत की तरह लगती है? नहीं लगती है? फिर क्यों डर लगता है? अच्छा, उसको आसान करने के लिए क्या किया जाए? मतलब आपको लगता है कि गणित मुश्किल लगती है, तो उसको आसान कैसे हो सकती है वो? उसको करके देखनी चाहिए उस प्रश्नावली को। तो अच्छा, तुम करते हो घर पे प्रश्नावली? इस तो फिर तो मुश्किल होनी नहीं चाहिए। सागर हमारे साथ है। कौन सा सबसे मुश्किल लगता है? त्रिकोणमिति। आप बताओ गणित में आपको क्या मुश्किल लगता है? द्विपद वाले मुझे बहुत मुश्किल लगते हैं। द्विपद वाले मुश्किल लगते हैं। चलिए, अब सविता जी जुड़ी हैं हमारे साथ, जो कि वहाँ की फैकल्टी हैं, तो उनसे जानते हैं कि पहले आप अपने बारे में बताइए। मैं सर सविता। सर, मैं सबसे यही मैसेज करना चाहूंगी कि मैथ से जो बच्चे हैं ज्यादातर डरते हैं। मतलब 90% बच्चे ही होते हैं कि डर लगता है उनको। और मैथ का जो डर का है वो एक ही रीजन है कि उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्लियर भी नहीं होते हैं। एक उनको जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, स्कूल्स वगैरह में, वो हमेशा हार्ड वे पे होता है, ओनली बुक्स का होता है बस वो। हाँ, उनको एक प्रैक्टिकल करके एंजॉयमेंट के तौर पे नहीं पढ़ाया कि हाँ ये चीज ऐसे है, 2 2 जा मतलब 4 ही है तो 4 ही है, रीजन नहीं बताया कैसे है क्या है समझा के कुछ भी, इसीलिए उनको हार्ड लग रहा है। और वो ही ट्रेड चलता आ रहा है कंटिन्यू, तो बच्चों के माइंड में वो ये कि मैथ इज डिफिकल्ट। तो मैम, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे कि रेडियो पे प्रोग्राम चला है, मैथ्स का गणित हुआ आसान, और कितना लगता है कि
आसान होगा गणित इससे? 100% तो नहीं, लेकिन ये है कि आप यदि हम कुछ भी ट्राई करते हैं तो इजी तो होगा। बच्चों को इंटरेस्ट होगा ना कुछ उसमें, वो अच्छे से सुनेंगे तो उनका पूरा कंसंट्रेट क्या होगा, रेडियो पे होगा। हाँ, कि कुछ आ रहा है, कुछ अपने में जैसे कुछ इजी वे में लेके जा रहे हैं टीचर्स वगैरह, तो वो और भी अच्छा है। जिसकी भी जो प्रॉब्लम होगी वो उसमें सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगी कि सब अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके रखें। खासकर मैथ, इंग्लिश और साइंस ऐसे सब्जेक्ट हैं कि उनको लेके चलें, क्योंकि बच्चे का आगे का आने वाला टाइम पूरा कैरियर जो बनता है इन 3 सब्जेक्ट से ही बनता है। जो इम्पोर्टेंट आता है मैथ में आता है, उसके बाद साइंस और इंग्लिश दोनों ही। तो स्टार्टिंग से ही यदि कुछ भी नया होता है, जैसे अब FM पे चल रहा है, तो मैं तो ये कहूंगी कि सब सूर्यनगर के बच्चों की वो सुने, इस पे अच्छे से सुने और ध्यान से, और अपने फ्रेंड्स को भी कहें, एक साथ ग्रुप में बैठ के सुने, और कुछ प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें, और प्रॉब्लम आती है तो क्लास में, स्कूल में आके उनको सॉल्व करें। बस, थैंक यू सर। अब तो आप अच्छे तरीके से जान ही गए होंगे कि 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इस विषय के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह, और साथ में थे हमारे एवरेस्ट एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स। साथ ही आपको लेके चलते हैं एवरेस्ट एकेडमी के प्रिंसिपल की ओर कि उनका क्या कहना है मैथ्स के विषय के बारे में। मैं सीमा वर्मा एवरेस्ट एकेडमी विद्यालय की प्रधानाचार्य हूँ। मेरी स्वयं की शिक्षा MA MEd है, और शिक्षा का प्रसार करने हेतु ही हमने सूर्यनगर में एवरेस्ट एकेडमी के नाम से सन 2001 में विद्यालय की शुरुआत की। माननीय यह विद्यालय कक्षा 10वीं तक संचालित है, जिसमें लगभग 300 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों के लिए विद्यालय परिसर में लाइट की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था व ठंडे पानी की सुचारू व्यवस्था है। सभी अध्यापक पोस्ट ग्रेजुएट श्रेणी के हैं। 90.8 अलवर की आवाज से अभी जो कार्यक्रम गणित हुआ आसान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यह गणित विषय को जानने के लिए अच्छा कदम है। इस कार्यक्रम के द्वारा विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत होगी व वे इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सभी अलवर वासियों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिक्षा बालक व बालिकाओं के सुदृढ़ भविष्य का निर्माण करती है, इसलिए प्रत्येक बालक व बालिका को शिक्षा का अधिकार मिलना ही चाहिए। जी हाँ, अभी हमने जाना एवरेस्ट एकेडमी के प्रिंसिपल से कि गणित के विषय में उनका क्या कहना है। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर हैं 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर। और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।